नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्यावसायिक नियामक ढांचा पेपर 2 के क्वेश्चंस को। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विक्रय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ 1872, 1930, 1932 या 1949। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कम इनटू द फोर्स। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 1930। 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल हो सकता है भावी माल, फ्यूचर गुड, विद्यमान माल, एग्जिस्टिंग गुड्स, संयोगिक माल, कॉन्टिजेंट गुड्स या ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। माल जो है भावी माल भी हो सकता है, विद्यमान माल भी हो सकता है या फिर संयोगिक माल भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रय की दशा में यदि माल नष्ट हो तो हानि किसको होगी? इन केस ऑफ सेल्स, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, लॉस विल बी ऑफ बायर, क्रेता की, सेलर, विक्रेता की, डिविडेंड बिटवीन टू, दोनों में विभाजित, या विथ हुम पोजेशन ऑफ द गुड्स, जिसके कब्जे में माल हो। तो देखिए, जब विक्रय हो जाता है तो उसके बाद माल की समस्त जिम्मेदारी जो है वो क्रेता की हो जाती है, बायर की हो जाती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जब माल का विक्रय हो चुका है या विक्रय की दशा में माल नष्ट हो जाता है तो यहाँ पे जिम्मेदारी बायर की है, इसलिए हानि भी बायर ही बियर करेगा। अगला क्वेश्चन है, बिना प्रतिफल के विक्रय है उपहार, किराया क्रय, निक्षेप या विक्रय ठहराव। सेल्स विदाउट कंसिडरेशन इज गिफ्ट, हायर परचेज, बेलमेंट और एग्रीमेंट टू सेल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपहार। जब किसी सेल्स में कोई प्रतिफल नहीं होता है, कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, तो माना जाता है कि वो चीज़ गिफ्ट में दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रय में हस्तांतरण होता है। इन सेल्स ट्रांसफर टेक प्लेस ऑफ। माल का अधिकार, माल का स्वामित्व, माल का अधिकार तथा स्वामित्व दोनों, या किसी का नहीं। तो जब विक्रय होता है तो ऐसे केस में माल का अधिकार भी ट्रांसफर होता है और माल का स्वामित्व भी ट्रांसफर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय अनुबंध अधिनियम लागू हुआ था। तो सन तो हमने देख ही लिया था, 1930 में लागू हुआ था। और यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 1930 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि विक्रय अनुबंध अधिनियम 1 जुलाई 1930 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट माल है जो उत्पादित होना है, जो निर्मित होना है, जो पहचान लिया गया है, जो पहचाना नहीं गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ऐसा माल जो पहचान लिया गया है वो विशिष्ट हो जाता है। जब तक माल बना ही ना हो, उत्पादित ना हुआ हो, तो ऐसे में वो सामान्य माल होता है या भावी माल होता है। और विशिष्ट माल का मतलब जिसे पहचान लिया गया है, अब उसमें कोई परिवर्तन होने की कोई भी संभावना नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, माल के विक्रय के उपरांत जोखिम होती है क्रेता की, विक्रेता की, क्रेता तथा विक्रेता दोनों की, या किसी की नहीं। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्रेता का जोखिम होगा। माल के विक्रय के बाद जोखिम क्रेता का हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अ ने ₹500 में ब से कुत्ता खरीदा, कुत्ता अगले दिन मर गया, क्या अ ब से हानि की वसूली कर सकता है? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कोई वसूली वो नहीं कर सकता है। न आधा, न चौथाई, न पूरा, कोई भी वसूली वो नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे ही माल बेच दिया जाता है सारी जिम्मेदारी क्रेता की हो जाती है। अ क्रेता है, ब विक्रेता है। अ ने 500 रुपये में कुत्ता खरीदा। अब कुत्ता खरीदने की क्रिया खत्म होने के बाद कुत्ता अगले दिन मर गया, तो अगले दिन मरने के दौरान स्वामित्व अधिकार दोनों ही जो है क्रेता यानी मिस्टर ए के पास था, इसलिए वह बी से किसी तरीके की हानि की वसूली नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन, आश्वासन भंग होने पर क्रेता कर सकता है माल लेने से इनकार, अनुबंध की समाप्ति, क्षतिपूर्ति की मांग, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, दो शब्द आते हैं, एक आश्वासन आता है और एक शर्त आता है। आश्वासन मतलब एक ऐसी बात जो आपस में केवल बातचीत में तय हो गई है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है।
लेकिन शर्त का मतलब है कि उस बात को अनुबंध में लिखा गया है, लिखित रूप में है वो। तो यदि आश्वासन भंग होता है तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता है, केवल उस आश्वासन के पूरा नहीं होने की वजह से आप क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। न तो अनुबंध समाप्त होगा, न माल लेने से आप इनकार कर सकते हैं, बस क्षतिपूर्ति आप मांग सकते हैं जब आश्वासन मतलब वारंटी कैंसिल होती है। अगला क्वेश्चन है, शर्त भंग होने पर क्रेता कर सकता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन द बायर कैन। अनुबंध की समाप्ति, क्षतिपूर्ति की मांग, माल लेने से इनकार या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए शर्त की बात कर दी गई है, कंडीशन की बात कर दी गई है, ठीक है ना। तो शर्त भंग होने पर आप अनुबंध को समाप्त भी कर सकते हैं, क्षतिपूर्ति भी मांग सकते हैं, माल लेने से भी इनकार कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गर्भित आश्वासन है इम्प्लाइड वारंटी एज नमूने के संबंध में, शांत कब्जे के संबंध में, स्वत्व के संबंध में या किस्म के संबंध में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, किस्म के संबंध में, एज टू द क्वालिटी, ठीक है। इम्प्लाइड वारंटी जो होती है, गर्भित आश्वासन, किस्म से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब माल अनुमोदन पर बेचा जाता है, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण होगा स्वीकृति पर हस्ताक्षर होने की दशा में, सौदे को ग्रहण करने की कोई क्रिया करने पर, निश्चित अवधि के समाप्ति होने पर या उपरोक्त सभी। तो देखिए जब माल अनुमोदन पे बेचा जाता है, यानी माल आपको भेजा गया, आपको कहा गया कि आप माल देख लीजिए, आपको पसंद पड़े तो आप उसे लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, तो इसे कहते हैं माल को अनुमोदन पर बेचना। तो ऐसे केस में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण केवल क्रेता तक माल पहुंचने से नहीं होता है। जब माल पहुंचने के बाद क्या तो स्वीकृति पर हस्ताक्षर कर दिया जाए, या सौदे को एक्सेप्ट करने से रिलेटेड कोई क्रिया कर दी जाए, या जो समय सीमा दी है कि इतने दिनों में आपको कंफर्म करना होगा कि आप माल लेंगे कि नहीं, यदि वो अवधि समाप्त हो गई है, इन तीनों ही दशाओं में स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यद्यपि निम्न अवस्थाओं में विक्रेता जो कि माल का स्वामी नहीं है माल बेच देता है, क्रेता को स्वामित्व प्राप्त होगा माल पाने वाले द्वारा विक्रय, कंपनी के समापक द्वारा विक्रय, न्यायालय के आदेश के द्वारा विक्रय या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि माल का स्वामी कोई और व्यक्ति है और उसका सौदा कोई और व्यक्ति करता है जो स्वामी नहीं है। तो ऐसे केस में माल के स्वामित्व का प्राप्ति क्रेता को कैसे होगा। मान लो जिसने सौदा किया उसने माल का स्वामी तो वो है नहीं, लेकिन सौदा कर लिया। अब क्रेता को वो माल तो चाहिए ना, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो माल को प्राप्त करने का तरीका क्या होगा। पाने वाले के द्वारा विक्रय हो जाए, या कंपनी के समापक द्वारा विक्रय हो जाए, चाहे न्यायालय के आदेश के द्वारा विक्रय हो जाए, इन तीनों ही कंडीशन में जो है स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन ये है कि माल के स्वत्व यानी स्वामित्व का हस्तांतरण कर सकता है बंधक दाता, निक्षेपी, स्वामी या अनाधिकृत एजेंट। तो यहाँ पे माल का स्वामी ही जो है माल के स्वामित्व को हस्तांतरित कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। गलत सुपुर्दगी से आशय है, रॉन्ग डिलीवरी मीन्स अधिक सुपुर्दगी एक्सेस डिलीवरी, कम सुपुर्दगी शॉर्ट डिलीवरी, मिश्रित सुपुर्दगी मिक्स्ड डिलीवरी या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए गलत सुपुर्दगी में तीनों ही चीज़ें आएंगी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यदि माल जितना मंगाया गया उससे ज़्यादा भेज दिया जाए तो भी डिलीवरी गलत हो गई, कम भेज दिया जाए तो भी डिलीवरी गलत हो गई, और यदि मिश्रित रूप से माल भेज दिया जाए यानी जो माल हमने मंगाया था वो भी भेजा गया, कुछ एडिशनल माल भी भेज दिया गया, तो ऐसे केस में भी डिलीवरी गलत मानी जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध से अधिक मात्रा में माल की सुपुर्दगी होने पर क्रेता कर सकता है समस्त माल को अस्वीकार, समस्त माल को स्वीकार, आदेशित माल को स्वीकार और शेष को अस्वीकार या उपरोक्त में से किसी भी अधिकार का उपयोग। तो देखिए ऐसे केस में क्रेता के पास तीनों ही तरीके के अधिकार होते हैं, उपरोक्त में से तीनों में से किसी भी अधिकार का उपयोग वो कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या तो वो समस्त माल को अस्वीकार कर दे,
या पूरे माल को स्वीकार कर ले, या हो सकता है उसके पास ये भी ऑप्शन है कि आदेशित माल को स्वीकार कर ले और बाकी माल को अस्वीकार करके वापस भेज दे। तो सारे ऑप्शन जो है क्रेता के पास होते हैं। अगला क्वेश्चन, सुपुर्दगी की परिभाषा की धारा है धारा 2 सबसेक्शन 2, धारा 2 सबसेक्शन 10, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 2(2) में सुपुर्दगी की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न, रचनात्मक सुपुर्दगी मानी जाती है जब विक्रेता क्रेता को गोदाम की चाबी सुपुर्द कर देता है, जब विक्रेता माल की भौतिक सुपुर्दगी कर देता है, जब माल किसी तीसरे पक्षकार के कब्जे में हो किंतु क्रेता के पास पहुंचने का प्रभाव रखता हो, या फिर जब विक्रेता क्रेता को सुपुर्दगी लेने के लिए कहता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज डीम्ड, ठीक है ना। रचनात्मक सुपुर्दगी तब मानी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, जब विक्रेता क्रेता को गोदाम की चाबी सुपुर्द कर देता है। ऐसे केस में रचनात्मक सुपुर्दगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कंप्लीट मान ली जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अदत्त विक्रेता के माल के विरुद्ध अधिकार है ग्रहणाधिकार, माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, माल को पुनः बेचने का अधिकार, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ अदत्त विक्रेता का मतलब क्या है? ऐसा विक्रेता जिसने माल उधार बेचा है और सामने वाले से पैसा नहीं मिला है उसे, तो उसे अदत्त विक्रेता कहा जाएगा। तो ऐसे केस में माल के विरुद्ध उसका अधिकार ये है कि वो ग्रहणाधिकार का भी उपयोग कर सकता है, माल को मार्ग में रोक भी सकता है और माल को पुनः बेच भी सकता है। तीनों ही अधिकार उसके पास होते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अदत्त विक्रेता का क्रेता के विरुद्ध अधिकार क्या है? यहाँ देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ माल के विरुद्ध अधिकार क्या है, यानी अदत्त विक्रेता अपने माल के साथ क्या कर सकता है, और यहाँ पे है क्रेता के विरुद्ध क्या अधिकार है, यानी अदत्त विक्रेता क्रेता को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो वो उसके लिए मूल्य के लिए वाद कर सकता है, क्षतिपूर्ति के लिए भी वाद कर सकता है, ब्याज के लिए भी वाद कर सकता है। यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन उसके पास उपलब्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तीनों ही ऑप्शन उसके पास उपलब्ध होते हैं। आगे देखते हैं, अदत्त विक्रेता माल के पुनः विक्रय के अधिकार का उपयोग कर सकता है जब माल शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति का हो, जब क्रेता भुगतान करने को तत्पर हो, जब क्रेता को पुनः बेचने की सूचना नहीं दी गई हो, या इनमें से कोई नहीं। अदत्त विक्रेता माल को पुनः बेचने के अधिकार का उपयोग उस केस में कर सकता है जब माल शीघ्र नष्ट होने की प्रकृति का हो, क्योंकि यदि वो पुनः नहीं बेचेगा तो उसका माल नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में इस अधिनियम में यह अधिकार दिया गया है कि यदि माल ऐसा है जो बहुत समय तक टिक नहीं सकता है, खराब होने की प्रवृत्ति का है, तो ऐसे केस में यदि आपको पेमेंट नहीं मिलती है तो आप माल किसी और को बेच सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम लागू होता है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर शेष भारत में, संपूर्ण भारत में, बिहार को छोड़कर शेष भारत में, या उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष भारत में। पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, संपूर्ण भारत में ये नियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, विनिमय पत्र में पक्षकार होते हैं, पार्टीज इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। विनिमय पत्र में कितने पक्षकार होते हैं? तो 3 पक्षकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एक तो ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है, और तीसरा जो है पेई होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिज्ञा पत्र में कितने पक्षकार होते हैं? 4, 3, 2 या 5? तो प्रतिज्ञा पत्र के केस में पक्षकार की संख्या 2 हो जाती है, एक प्रतिज्ञा लेने वाला और एक प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त करने वाला। अगला क्वेश्चन है, चेक लिखा जाता है देनदार पर, तृतीय पक्षकार पर, साहूकार पर या बैंक पर? तो चेक जब भी लिखा जाता है बैंक पर लिखा जाता है, उसका पेमेंट जो है किसी न किसी बैंक को करना पड़ता है। बैंक को आदेश दिया जाता है कि आप चेक पर लिखी गई राशि का भुगतान कर दें, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेक में पक्षकार होते हैं 2, 3, 4 या 5? तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 3 पक्षकार। ठीक है, चेक में भी एक ड्रॉअर होगा जो चेक काटेगा, एक ड्रॉई होगा जो चेक रिसीव करेगा,
और एक तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होगी, पेई के रूप में बैंक यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, चेक और विनिमय विपत्र इन दोनों केस में 3 पक्षकार होते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र में केवल 2 पक्षकार होते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पक्षकार का यथाविधिधारी के प्रति दायित्व क्या होता है? लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज टुवर्ड होल्डर्स इन ड्यू कोर्स आर लिमिटेड लाइबल, सीमित उत्तरदायी, नॉट लाइबल उत्तरदायी नहीं होना, हाफ लाइबल यानी आधा उत्तरदायी, या फुल्ली लाइबल यानी पूर्णतः उत्तरदायी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पूर्णतः उत्तरदायी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडरेशन इन निगोशिएबिलिटी इज इम्प्लाइड, नॉट इम्प्लाइड, टू बी प्रूव्ड। यहाँ हिंदी वाला मैटर शायद छिप गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इम्प्लाइड। गर्भित होता है यानी कोई ना कोई प्रतिफल बैकग्राउंड में जरूर होगा। अगला क्वेश्चन है, आदेश पर देय चेक धारक द्वारा पराक्रमण होता है। द निगोशिएशन ऑफ चेक पेएबल ऑन डिमांड बाय द होल्डर कैन नॉट बी डन बाय इंडोर्समेंट बाय क्रॉसिंग। यानी चेक पेएबल का निगोशिएशन जो है इंडोर्समेंट के माध्यम से किया जा सकता है, पृष्ठांकन के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अभिहस्तांकनता में प्रतिफल गर्भित होता है, गर्भित नहीं होता है, प्रमाणित होता है। कंसिडरेशन इन असाइनेबिलिटी इज इम्प्लाइड, नॉट इम्प्लाइड, टू बी प्रूव्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, प्रमाणित करना होता है। जब कोई असाइनेबिलिटी होती है तो उसमें प्रतिफल इम्प्लाइड नहीं होता है, बल्कि उसको प्रमाणित करना पड़ता है कि इसमें कोई ना कोई प्रतिफल इन्वॉल्व है। प्रतिज्ञा पत्र की परक्रामणता के संबंध में सूचना देना। इन केस ऑफ प्रॉमिसरी इंटीमेशन अबाउट निगोशिएबिलिटी आवश्यक है, अनावश्यक है, या प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि अनावश्यक है। यदि कोई प्रतिज्ञा पत्र है और उसे निगोशिएट किया जाता है तो इसकी सूचना देना जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहारी को निम्न से अधिक समय देने पर पूर्व पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। 12 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे। बाय गिविंग मोर टाइम देन मेंशन्ड टू ड्राई ऑल अदर पार्टीज आर डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 48 आवर्स, 48 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण परिवर्तन से आशय है अपूर्ण लेखपत्र को पूर्ण करना, ब्याज की दर में परिवर्तन करना, स्वीकृति को मर्यादित करना। यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की बात हो रही है। बाय मटेरियल अल्टरेशन मीन्स टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, टू चेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टू मेक द एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड। तो देखिए, ब्याज की दर में परिवर्तन करना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के कैटेगरी में आता है। आपस में कोई निगोशिएशन हुआ है और उसमें ब्याज की दर को बाद में परिवर्तित किया जाएगा, तो ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की कैटेगरी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है। वाहक चेक को आदेशित चेक बनाना, पक्षकारों में परिवर्तन करना, स्थान में परिवर्तन करना। तो देखिए, यहाँ पे नहीं पूछा है महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा नहीं है। तो देखिए, वाहक चेक को आदेशित चेक में कन्वर्ट कर देना ये कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं माना जाता है। लेकिन पक्षकारों में यदि परिवर्तन हो जाए, स्थान में परिवर्तन हो जाए, या अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ब्याज की दर में परिवर्तन हो जाए, तो ये सारे चेंजेस जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चेक के रेखांकन के प्रकार होते हैं। काइंड ऑफ क्रॉसिंग ऑफ चेक। तो चेक के क्रॉसिंग के 2 प्रकार होते हैं, नॉर्मल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। अगला क्वेश्चन है, चेक पुराना हो जाता है, द चेक बिकम्स स्टेल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6 महीने पश्चात। यानी कोई चेक काटा गया, उसके 6 महीने बाद जो है वो चेक स्टेल मान लिया जाता है, आउटडेटेड मान लिया जाता है। लेकिन ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत ये बात हो रही है, 6 महीने का टाइम, क्योंकि आपने बैंकिंग में पढ़ा होगा चेक की वैलिडिटी 3 महीने होती है, और चेक भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कहा गया है कि चेक की वैलिडिटी 6 महीने होगी।
लेकिन सन 2012 में आरबीआई ने इस 6 महीने की अवधि को बदलकर 3 महीने कर दिया गया है। तो व्यवहार में आजकल चेक की अवधि 3 महीने होती है, लेकिन आपके एक्ट में अभी बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए एक्ट के अंतर्गत चेक की वैलिडिटी 6 महीने ही मानी जाती है। तो क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत आप पेपर देंगे तो आप 6 महीने लिखेंगे, जब बैंकिंग का पेपर आप देंगे तो ऐसे केस में चेक की वैलिडिटी 3 महीने मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चेक का रेखांकन किया जा सकता है बाईं ओर, दाईं ओर या दोनों ओर। तो चेक का रेखांकन हमेशा बाईं ओर किया जाता है। कॉर्नर में 2 लाइनें खींच देना, 2 लाइनें खींचने के बाद अंदर कुछ वर्ड लिखे जाते हैं, कुछ स्पेसिफिक वर्ड है। तो ये क्रॉसिंग हमेशा लेफ्ट कॉर्नर में ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रेखांकन के बीच में लिखा जाता है व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, धनराशि का नाम या बैंक का नाम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बैंक का नाम। रेखांकन मैंने बताया 2 तरीके का होता है, सामान्य रेखांकन और दूसरा विशेष रेखांकन। सामान्य रेखांकन में केवल 2 लाइनें खींच दी जाती हैं बाएं कोने में, या फिर 2 लाइनें खींच के नॉट निगोशिएबल लिख दिया जाता है, या फिर अकाउंट पेएबल लिख दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सामान्य क्रॉसिंग में आती है, नॉर्मल क्रॉसिंग में आती है। लेकिन जब 2 लाइनें खींचकर बीच में यदि बैंक का नाम लिख दिया जाए तो ये स्पेशल क्रॉसिंग के केस में आ जाता है, स्पेशल क्रॉसिंग माना जाता है इसे। और ऐसे में जिस बैंक का नाम लिखा गया है वो बैंक ही उस चेक को पेमेंट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा 138 के अंतर्गत किए गए अपराध की अधिकतम कारावास की अवधि है 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने या 48 महीने। तो धारा 138 के अंतर्गत यदि कोई अपराध किया जाता है तो उसमें मैक्सिमम कारावास यानी कि इम्प्रिजनमेंट जो है 24 महीने 2 साल के लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन, धारा 138 के अंतर्गत किए गए अपराध की अधिकतम आर्थिक दंड की राशि है मूलधन की दुगनी, मूलधन से 3 गुनी, मूलधन की 4 गुनी या मूलधन की आधी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, मूलधन का दुगना। धारा 138 में यदि कोई अपराध किया गया है तो इसके अंतर्गत मूलधन की तुलना में दुगने राशि तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, धारा 138 लागू नहीं होती है यदि चेक ऋण के भुगतान में निर्गमित हो, वैध दायित्व हो, उपहार स्वरूप चेक दिया गया हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जब गिफ्ट के रूप में उपहार स्वरूप चेक को दिया गया है तो धारा 138 के प्रावधान उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वस्तु विक्रय में आवश्यक है 2 पक्षकार, पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति, माल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। वस्तु विक्रय में पक्षकार भी होना जरूरी है, कम से कम 2 पक्षकार हों। पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति का भी होना जरूरी है, स्वैच्छिक रूप से लोग ट्रांजैक्शन करें। और माल का होना भी जरूरी है, जब माल ही नहीं होगा तो विक्रय क्या चीज़ का होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विक्रेता से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो माल को भाड़े पर देता है, माल को बेचता है या माल को बेचने का ठहराव करता है, या फिर उपरोक्त बी और सी दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, बी और सी दोनों ही सही हो जाएगा। जो व्यक्ति माल को बेचता है वो भी विक्रेता होगा और जो माल बेचने के लिए ठहराव करता है वो भी विक्रेता होगा। वस्तु विक्रय अधिनियम के लागू होने की तिथि क्या है? तो अभी हमने देखा भी है, 1 जुलाई 1930। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल हो सकता है भावी माल, विद्यमान माल, प्रायोगिक माल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट जरूर हो रहे हैं, लेकिन कई सारे नए क्वेश्चन भी आपको इसमें मिलेंगे। ये 2 अलग अलग जगहों से क्वेश्चन को उठाया गया है, तो कई सारे नए क्वेश्चन इसमें मुझे दिखाई दिए, इसीलिए मैंने इसे ऐड किया है इसमें। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विक्रय की दशा में यदि माल नष्ट हो तो हानि किसको होगी? क्रेता को होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रेता को उपचार प्राप्त है, सुपुर्दगी न पाने का हर्जाना, निष्पादन के लिए वाद, ये वार नहीं है वाद है, आश्वासन भंग के लिए उपचार या उपरोक्त सभी।
तो देखिए क्रेता के पास ये तीनों ही रेमेडीज हैं, तीनों ही उपचार हैं। वो सुपुर्दगी न मिलने की वजह से हर्जाने के लिए अप्लाई कर सकता है, निष्पादन के लिए वाद कर सकता है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है उसे आप पूरा कीजिए, उसके लिए कानूनी सहायता ले सकता है। आश्वासन यदि भंग होता है तो उसके लिए वो उपचार ले सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्रेता को उपलब्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेता का कर्तव्य नहीं है माल की सुपुर्दगी लेना, मूल्य का भुगतान करना, जाब का अवसर देना या उपरोक्त सभी। तो यहाँ देखिए माल की सुपुर्दगी लेना क्रेता का कर्तव्य है और सुपुर्दगी लेने के लिए मूल्य का भुगतान करना भी उसका कर्तव्य है, लेकिन जाब का अवसर देना, कोई नौकरी देना, उसका कोई कर्तव्य नहीं है। माल के क्रय विक्रय के संबंध में जाब को देना, कोई अवसर देना उसका कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेता सावधान का नियम संबंधित है क्रेता के कर्तव्य से, विक्रेता के कर्तव्य से, दोनों के कर्तव्य से या किसी से नहीं। तो क्रेता सावधान नियम ये कहता है कि क्रेता को हमेशा क्रय का कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सावधान रहना चाहिए। तो ये क्रेता का कर्तव्य है कि वो सावधान रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम ने 8,000 रुपये में शाम से गाय खरीदी, गाय अगले दिन मर गई, क्या राम शाम से हानि की वसूली कर सकता है। तो देखिए इस तरीके का एक मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया था। यहाँ पे कोई वसूली नहीं कर सकता है क्योंकि माल का विक्रय हो चुका है, अधिकार और स्वामित्व दोनों ही जो है राम के पास आ चुका है, इसलिए राम शाम से कोई भी हानि की वसूली नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आश्वासन भंग होने पर क्रेता अनुबंध को खत्म कर सकता है, क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, माल लेने से मना कर सकता है या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आश्वासन की बात हो रही है, वारंटी की बात हो रही है। तो वारंटी के केस में केवल क्षतिपूर्ति मांगा जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी नहीं किया जा सकता और माल लेने से मना भी नहीं किया जा सकता। गर्भित आश्वासन संबंधित होता है, तो अभी हमने देखा है कि ये किस्म से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शर्त के आश्वासन माना जाता है शर्त को स्वेच्छा से हटाने पर, जब माल पृथक करने योग्य न हो, स्वेच्छा से चयन करने पर, उपरोक्त सभी। यहाँ देखिए शर्त को आश्वासन माना जाता है, ये आ की मनसा लगा लो, ये होगा शर्त को आश्वासन माना जाता है। तो देखिए जब शर्त को स्वेच्छा से हटा लिया जाए, जब माल पृथक करने योग्य न हो या स्वेच्छा से चयन किया जाए, इन तीनों ही कंडीशन में शर्त को आश्वासन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रेता सावधान के सिद्धांत का अर्थ है। तो क्रेता सावधान सिद्धांत का अर्थ ऑप्शन नंबर बी, क्रेता सावधान रहे, खरीदते वक्त हमेशा सावधानी पूर्वक क्रेता खरीदे, यही इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपुर्दगी स्वेच्छया होनी चाहिए, कब्जे का हस्तांतरण होना चाहिए, ए और बी दोनों आवश्यक है या केवल बी आवश्यक है। तो यहाँ देखिए सुपुर्दगी में कब्जे का हस्तांतरण होना जरूरी है, वो स्वैच्छिक हो या ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अदत्त विक्रेता माल का पुनः विक्रय कर सकता है जब माल नष्ट होने वाली प्रवृत्ति का हो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन माल के स्वामित्व का प्रपत्र है। रेलवे बिल्टी, गोदाम मालिक का प्रमाण, गोदाम के मालिक का प्रमाण पत्र या उपरोक्त सभी। तो ये देखिए माल के स्वामित्व का तीनों ही सबूत है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पूर्वाधिकार उपलब्ध है निक्षेप गृहता को, होटल वाले को, माल पड़ा पाने वाले को या बैंकर को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बैंकर। बैंकर्स को यानी बैंक को सामान्य पूर्वाधिकार उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिश्चित माल की दशा में माल की स्वामित्व संपत्ति विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित होता है। माल का निश्चित होना, माल का नियोजन होना, माल का निश्चित और नियोजन होना या इनमें से कोई नहीं। तो अनिश्चित माल की दशा में माल के स्वामित्व संपत्ति विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरित तभी होगा जब माल निश्चित भी हो जाए और उसका नियोजन भी हो जाए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिना प्रतिफल के विक्रय है उपहार होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व संयुक्त होता है, व्यक्तिगत होता है, संयुक्त एवं व्यक्तिगत दोनों होता है या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। संयुक्त वचनदाताओं का संयुक्त दायित्व भी होता है
और उनका व्यक्तिगत दायित्व भी होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रकृति के अनुबंध का निष्पादन किया जा सकता है वचनदाता द्वारा, एजेंट द्वारा, वैधानिक उत्तराधिकारी द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो व्यक्तिगत प्रकृति के अनुबंध को कभी भी वचनदाता ही कर सकता है और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला, जहाँ पर न तो देनदार न लेनदार द्वारा भुगतान का नियोजन किया गया हो, भुगतान का नियोजन किसके द्वारा होगा? वचनदाता की इच्छा पर, वचन ग्रहीता की इच्छा पर, समय के आधार पर या स्वेच्छा से। तो जहाँ पे देनदार और लेनदार दोनों ही भुगतान का नियोजन नहीं करते हैं, वहाँ भुगतान का नियोजन समय के आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ निष्पादन का क्रम निश्चित ना हो तो अनुबंध का निष्पादन होगा वचनदाता की इच्छा अनुसार, वचन ग्रहीता की इच्छा अनुसार, दोनों पक्षकारों की इच्छा अनुसार या फिर अनुबंधों की प्रकृति के अनुसार। तो जहाँ पे निष्पादन का कोई क्रम निर्धारित नहीं किया गया है कि कौन सा काम पहले होगा कौन सा काम बाद में होगा, तो ये अनुबंध की प्रकृति के अनुसार निर्धारित कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपुर्दगी की परिभाषा की धारा है। किस धारा में सुपुर्दगी की परिभाषा दी गई है? तो धारा 2 उपधारा 2 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में सुपुर्दगी यानी डिलीवरी को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक नीलामी विक्रय निम्न पर पूरा हो जाता है: माल की डिलीवरी, मूल्य का भुगतान, हथौड़ा बजाने पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नीलामी की प्रक्रिया में बोली लगाई जाती है और बोली में क्या होता है कि एक व्यक्ति कुछ भाव बोलता है, फिर दूसरा व्यक्ति उससे अधिक भाव बोलता है, ऐसे करते हुए प्रक्रिया चलती रहती है। जब कोई व्यक्ति हाईएस्ट रेट बोल देता है और उसके बाद कोई और बोली लगाना नहीं चाहता है, तो ऐसे केस में हथौड़ा बजाकर उसे कंफर्म किया जाता है कि ये माल का विक्रय अब कंप्लीट हो गया। तो नीलामी में विक्रय को पूरा कब माना जाता है? जब हथौड़ा बजा दिया जाता है। हथौड़ा बजाने पर ही विक्रय को पूर्ण मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रय अनुबंध हो सकता है वर्तमान माल के बारे में, भावी माल के बारे में, उपरोक्त ए और बी दोनों के बारे में या केवल ए के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि विक्रय अनुबंध वर्तमान माल के संबंध में भी किया जा सकता है और भावी माल के बारे में, यानी जो माल अभी बना नहीं है उसके बारे में भी विक्रय का अनुबंध किया जा सकता है। आप देखते हो बहुत सारे माल जो है ऑर्डर पे बनते हैं, ऑर्डर पहले दिया जाता है, अनुबंध हो जाता है, उसके बाद माल को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रय अनुबंध होता है निष्पादकीय अनुबंध, निष्पादित अनुबंध, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विक्रय अनुबंध जो है निष्पादकीय भी हो सकता है और निष्पादित भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विनिमय पत्र पर कौन लागू नहीं होता है? कौन सी बात विनिमय पत्र पर लागू नहीं होती है? यह लिखित होना चाहिए, यह स्वीकृत होना चाहिए, यह मुद्रांक होना चाहिए या ये पंजीकृत होना चाहिए। तो देखिए, विनिमय पत्र जो है ना वो लिखित होना भी जरूरी है, उसका स्वीकार किया जाना भी जरूरी है और उस पर मुद्रांक यानी मुहर भी लगी होनी जरूरी होती है, लेकिन वो पंजीकृत हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये ऐच्छिक है कि उसे पंजीकृत कराया जाए, रजिस्टर्ड कराया जाए या ना कराया जाए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विनिमय साध्य विलेख नहीं है? विनिमय पत्र, चेक, हुंडी या प्रतिज्ञा पत्र। तो देखिए, विनिमय साध्य विलेख यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हुंडी को नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षतिपूर्ति का उद्देश्य है समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना, पक्षकार को दंडित करना होता है, मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना होता है या पक्षकार को अपमानित करना होता है। तो क्षतिपूर्ति का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि किसी को कोई हानि हुई हो, मौद्रिक हानि हुई हो तो उसकी पूर्ति हो जाए। मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना ही क्षतिपूर्ति का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकर द्वारा गलत ढंग से चेक का अनादर करने पर न्यायालय आदेश दे सकता है। आदर्श क्षतिपूर्ति का, साधारण क्षतिपूर्ति का, नाम मात्र की क्षतिपूर्ति का या असाधारण क्षतिपूर्ति का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। यदि बैंकर ने गलती से या गलत ढंग से चेक का अनादर कर दिया है तो न्यायालय जो है आदर्श क्षतिपूर्ति का, स्टैंडर्ड कंपनसेशन का आदेश कर सकता है। चेक की परिभाषा दी गई है धारा 4 के अनुसार, धारा 5 के अनुसार, धारा 6 के अनुसार या धारा 7 के अनुसार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चेक की परिभाषा जो है धारा 6 में, सेक्शन 6 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है,
चेक हो सकता है। आदेशित चेक, वाहक चेक, रेखांकित चेक या उपरोक्त सभी। तो ये देखिए, ये तीनों ही जो है चेक के प्रकार हैं। आदेशित चेक, वाहक चेक, रेखांकित चेक, तीनों ही चेक के प्रकार हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आपको समझ में भी आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।